तो है गाइस यार, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अपना ओसीएम है, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आने के जिसके चांसेस मोस्टली तो बहुत ज़्यादा है। और देखो, एक और बात बता दूं कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि ओमिटेड है, मतलब कि ये तो हमें पढ़ना नहीं है, ये आने वाला नहीं है। तो गाइस, अब ये सब जो चैप्टर है ना, आने वाला नहीं है। जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 6 है, ओमिटेड किया है, तो ये सब आएगा नहीं। तो अब करना कितना हमको, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, 5 और उसके बाद 7, 8। देखो, चैप्टर तुम्हें भले ही कम लग रहे हैं, लेकिन देखना, एक एक चैप्टर जो है ना यार, दो दो चैप्टर के बराबर है अगर दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करोगे तो। लेकिन डरो मत, उतना इजी रहेगा, ठीक है। ओसीएम बहुत ज़्यादा इजी है, 11th में तो सच में इजी है। आंसर बड़े तो क्या हुआ, हम सब अपना को मतलब अपने को पता है ना यार कि हम सब रटने में कितने एक्सपर्ट है। तो चलो, वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हैं और मैं तुमको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले देखना, एक रिक्वेस्ट है, जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और लाइक शेयर कर देना। और एक और बात, मैंने लास्ट वीडियो जो अपना बीके का चैप्टर है उस पर फाइनल अकाउंट पे टेस्ट वीडियो बनाया था, और उस पर मैंने आपसे पूछा था कि जो पेपर पैटर्न है ऑलरेडी एग्जाम पास में आ गया है, और मुझे लगता है कि आपको पेपर पैटर्न दे दिया होगा। फिर भी मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि और भी सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न अपलोड करो। तो आप बताना कि क्या सच में मैं पेपर पैटर्न की वीडियो अपलोड करूँ या रहने दूँ, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना इसके बारे में। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को तो मैं बोल ही दिया हूँ, बाकी सब आपके ऊपर है। तो गाइस, जो चैप्टर नंबर 8 है, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8, 7, 5, ठीक है, और 4, 2, 1। अब इसके जो ऊपर के हैं ना, जो 1, 2 और 4 और 5 जो है ना, इन सब के मैं आपको सामने लिस्ट दे दूंगा, आपको स्क्रीन पर लिस्ट आ जाएगा, टेंशन मत लेना। वो क्वेश्चन कर लोगे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन आंसर के ही है, तो आपके लिए काफ़ी होगा, पूरा क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो है ना, मैं तुमको बताऊंगा कि कौन से ऑब्जेक्टिव के आने के चांसेस ज़्यादा है, तो वो अगर कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो चलो, चैप्टर नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग चैप्टर नंबर 8 पे आ गए हैं, ठीक है। तो पहला जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, बिल्कुल 5 मार्क्स के लिए आएगा पेपर पैटर्न। अगर तुमने मेरा वीडियो देखा है तो तुमको पता होगा कि 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो मैनेजमेंट तो बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट है एकदम, मुझे नहीं लगता कि इसका तुम्हें करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें पता है कि 3 लेवल होते हैं, लोअर, मिडल, टॉप, तो ये सब वही सब उसके ऊपर ही है। तो ये सब कर लेना, लेकिन ज़रूरी है 5 मार्क्स का। इसमें से नॉर्मली जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आएगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स, वो 1 या 2 मार्क्स का जो मार्क्स रहेगा, वो आपको क्वेश्चन है ना चैप्टर नंबर 8 से ही आएंगे, 1 2। और उसके बाद मैच द पेयर, वैसे इसके चांसेस उतने तो नहीं है, पर हाँ, अगर आपका बाकी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो मैच द पेयर को भी छोड़ना मत, ठीक है। और उसके बाद आएगा अपना जो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आप करोगे, ये करोगे 1 वर्ड वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, नहीं छोड़िए, आपको तो कर लेना चाहिए। उसके बाद आएगा ट्रू फॉल्स भी कर लेना बिल्कुल। और उसके बाद फाइंड द ऑड मैन आउट, ठीक है। ये लगता है कि आपको कि ये नहीं आएगा, पर यकीन मानो ये 3 मार्क्स के लिए आ जाता है। और फिर उसके बाद आएगा अपना मेन एक और है जो कंप्लीट द सेंटेंस है। एक्चुअली देखो, बाकी सब में ना आपको जो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, पर इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और ट्रू फॉल्स में आप अपने हिसाब से सोच के ना ट्रू फॉल्स का अंदाज़ा लगा सकते हो, पर इसमें उतना आसान नहीं रहता ना यार, थोड़ा थोड़ा मुश्किल रहता है इसके अंदर, इसलिए कंप्लीट द सेंटेंस भी आता ही है। और मोस्टली तो मैंने जितना देखा है कि हर एक एग्जाम में कंप्लीट द सेंटेंस इसको तो पूछ ही लिया जाता है, तो इसको भूलना मत, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल जो है, ये बेशक आएगा, लेकिन उसके उतने चांसेस नहीं है, समझ रहे हो ना, उतने चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको बाकी ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात बता दूं कि लास्ट में मैं आपको ना ओसीएम का छोटा सा टिप भी दूंगा, और हाँ, अगर आप बड़ा सा टिप चाहते हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर, ओसीएम के ऊपर और बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी टिप्स वाला वीडियो लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में कैसे लिखते हैं, क्या पहले पढ़े क्या ना पढ़े, तो इसके ऊपर अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी लास्ट में एक छोटा सा टिप तो ज़रूर दूंगा। और ये जो है ना, आंसर इन 1 सेंटेंस, 80 मार्क्स का पेपर है, आपको 5 मार्क्स का ये आएगा, ठीक है। आने के लिए आ सकता है, क्योंकि मैंने जब आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बताया था ना, तो उसमें नॉर्मली 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में 4 सब क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, मतलब ABC में रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा। तो उसमें 5 मार्क्स के लिए ना आपको ये 1 सेंटेंस आ सकता है। और ऐसे उन्होंने मैनेजमेंट क्या होता है, लेवल्स क्या रहता है, ठीक है, और ये भी तुमको पता है कि आर्ट क्या होता है। तो ये सब 1 सेंटेंस है जो नॉर्मली 1 से 2 लाइन्स पे आपको कंप्लीट करना रहता है। वो कोशिश करना कि इतने में ही कंप्लीट कर लेना, क्योंकि 1 सेंटेंस दिया, अगर तुम इसको 3 या 4 लाइन तक खींच के लेकर चले जाओगे तो फिर ये 1 सेंटेंस कैसे रहेगा।
तो आंसर छोटा बनाने की कोशिश करना। और हाँ, लेकिन ये ज़रूर आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, ये तो बहुत ईजी है, तीन ही है लेकिन कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आएगा करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, वो भी आपको करना पड़ेगा। और एक्सप्लेन हो तो क्वेश्चन आंसर है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आपका पढ़ाई कुछ भी नहीं हुआ, आपको लग रहा है कि भाई अरे यार अब तो कुछ भी नहीं लेकिन करना है, तो मेरी बात मानो, आपको ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, और ये कर लेना चाहिए, और उसके बाद ये कर लेना चाहिए। बस इतना भी कर लोगे ना तो भी चल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये भी आपके लिए चल जाएगा क्योंकि इसमें से भी नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। और जो कंप्लीट द सेंटेंस रहता है ना, एक्चुअली इसका ही एक सेंटेंस जो एक क्वेश्चन दिया है ना, ये क्वेश्चन को उल्टा करके, मतलब उल्टा फ्रेम करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको कंप्लीट द सेंटेंस का अगर आंसर पता होगा ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पहले से ही ऑप्शन दिया रहेगा, तो वो आप करके लिख सकते हो। इसलिए मैंने आपको बोला कि कंप्लीट द सेंटेंस को पहले कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स भी जरूरी है, पर मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका कुछ हुआ ही नहीं उसी में, जिन्होंने बुक ही नहीं देखा और आज बुक देख रहे हैं, उनको ही बोल रहा हूँ। तो गाइस तुमको ये कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे बताया 5 क्वेश्चन करना, ये कर लेना, फिर उसके बाद किधर गया, ये कर लेना, ये कर लेना, और ये कर लेना, 1 2 3 4, और जो नेक्स्ट वाला है किधर गया, ये 5 एज अ ऑप्शन के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको चल जाएगा। तो इसमें तो इतना ही करना है। और आगे क्या है, ट्रू फॉल्स भी अगर आपका टाइम बचता है तो बेशक कर लेना। अब देखो ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म कॉन्सेप्ट, अब जिनका पढ़ के तो हो गया है नॉर्मली वो तो भाई कर लेंगे। अब जिनका कुछ नहीं पढ़ के हुआ है ना, तो मेरी मानो तो तुम्हें एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए पहले, वो कर लो। क्योंकि अगर वो कर लोगे तो जो नॉर्मली ये जो रहता है ना, यही चीज़ें आपको ना डिफ्रेंशिएशन में पूछा जाएगा, 9 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है, 9 या 12 मार्क्स के लिए आएगा। तो मे भी 4 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, तो 12 मार्क्स के लिए अगर आता है तो आपको 4 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो यही पूछा जाएगा आपसे, जैसे जैसे इसके अंदर दिया है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में बताओ। तो तुमको बताना है, अगर ये तुमको लर्न रहेगा ना, तो डिफरेंशिएशन में तुम इसके पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। तो अगर ये आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है, इसको जरूर कर लेना, इतना हार्ड भी नहीं रहता। उसके बाद आता है स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। अब हमें लगता है कि जो लास्ट में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो उसका हमें आंसर खुद ही बना कर लिखना पड़ता है। यस इट इज़ राइट, बट देखो जो ये क्वेश्चन दिया है ना, इसके अंदर भी आंसर इसके रहते हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के रहता है। तो बस हमें थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब ये 9 मार्क्स के लिए ना मोस्टली आपको आ जाएगा। और मे भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से आपको 3 कंपलसरी अटेंड करना है। हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का रहेगा, और एक क्वेश्चन को आपको 1 मार्क्स रहेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो कोशिश करना कि हर एक को 1 सेंटेंस में लेके चलने की। और जो लास्ट वाला का कोई फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने को बोला है, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन या फ्यूचर बताने को बोला, तो 2 या 3 लाइन में ख़त्म करने की कोशिश करना। 4 तक भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो समझ में आ रहा है। और यही अपना डिस्टिंग्विश, जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये तीनों कर लोगे ना, तो डिस्टिंग्विश भी तुम्हें आ जाएगा। जैसे इसमें भी टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में ही पूछा है, जो कि तुमको आएगा अगर तुमने ये कर लिया होगा तो। अब आंसर ब्रीफ, अब अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसको छोड़ देना। और जो अपना नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग व्हाट इज मैनेजमेंट, ये कर लेना, ठीक है। ये मत करना, क्योंकि ये कर लोगे ना बहुत ज़्यादा इजी पॉइंट है। ये करोगे थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, लेकिन आप ये ज़रूर कर लेना। और हाँ, और एक और बात देखो, यहाँ पे जो फंक्शन दिए ना, स्टेट एनी 4 फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, स्टेट एनी 4 फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब आंसर इन ब्रीफ अगर आपका हो जाता है टाइम से, ठीक है, अब 1 2 3 4 मिनट मार्क किया है, कोशिश करना कि सब ना करो, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो ये 4 जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर ये 4 कर लेते हो ना, तो इसके आपको फंक्शन भी पता रहेंगे, और जो आपने इसके अंदर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा रहेगा वो भी पता रहेगा। तो इन दोनों के मिला के आप डिफ्रेंशिएशन को आराम से कवर कर सकते हो। और एक बात, जो ये ब्रीफ में आपको दिया रहता है ना कि राइट एनी 4 फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसका क्वेश्चन ना फ्रेम करके आपको ना इसमें जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, या फिर अटेम्प्ट द फॉलोइंग के नाम से पूछ लिया जाता है। बिल्कुल पेपर चेक करना, आपको उसमें ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के मिल ही जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर स्टेट मैनेजमेंट इज एन साइंस, ओके, ऐसा दिया रहता है। अब यहाँ पे देखो एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप अबाउट मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो अगर ये कर लोगे ना तो बिल्कुल आप ये भी कर लोगे, ठीक है। अब इसमें तो इसने बोला नहीं है कि भाई 2 ही पॉइंट बताओ, तो तुम 2 पॉइंट भी कर सकते हो, या फिर 1 पॉइंट अपने हिसाब से खुद बना के 3 पॉइंट में इसे खत्म कर सकते हो, चल जाएगा, ठीक है। उतना ईजी है जितना तुम्हें लगता नहीं है।
मतलब समझ रहे हो? तुम्हें लगता है कि हार्ड है पर उतना हार्ड नहीं है, ओसी बिल्कुल उतना हार्ड है, बस खाली हमें आंसर लर्न होना चाहिए। चलो अब आंसर द फॉलोइंग, जो कि तुम सबको पता है, मैंने तुमको बताया कि 8 मार्क्स के लिए ये आएगा बराबर। तो 8 मार्क्स के लिए तुमको पूछा जाएगा ना, तो मैं तो पहले से बोल कर रखता हूँ भाई कि अगर टाइम है तो कर लो, ना है तो 8 मार्क्स के लिए छोड़ दो। बिल्कुल मैं छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने पास बहुत टाइम नहीं है, अपने को एक ही चैप्टर नहीं करना है, अपने को पूरे के पूरा बुक करना है। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो गाइस अब आ गए हम चैप्टर नंबर 7 पे, ठीक है। स्क्रीन डार्क हो रहा है क्या, जरा एक मिनट चेक करने दो। हाँ सही है क्या जरा, हाँ आप सही है। चलो अब चैप्टर नंबर 7 पे आ गए हैं। चैप्टर नंबर 7 पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 मार्क्स के लिए है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, कर लेना। कितने टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं उसके एक्सप्लेनेशन आप खुद ही बना के लिख सकते हो, ठीक है। और एक बात मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि ओसी में डेफिनेशन आप चेंजेस नहीं कर सकते अपने हिसाब से, बिल्कुल नहीं। आपको जो बुक में डेफिनेशन दिया रहेगा वही आपको लिखना पड़ेगा, जबकि ओसी में ही नहीं, आपको बीके इकोनॉमिक्स में भी जो डेफिनेशन दिया रहता है, जिस भी महान पुरुष ने दिया रहता है उसका ही कॉपी करके आपको लिखना रहता है। आप मीनिंग अपने हिसाब से चेंज करके लिख सकते हो, और जो एक्सप्लेनेशन आप दोगे वो चेंज कर लेना, ये कर लेना भाई। और जो उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो अटेम्प्ट द फॉलोइंग को अटेम्प्ट कर लो, 3 या 4 मार्क्स के लिए ये रहेगा, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क किया है। और ये देखो, अब देखो, अगर आप अटेम्प्ट द फॉलोइंग करते हो या नहीं करते हो, या फिर आप यही कर लेते हो ना, तो व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आप इसके अंदर बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है ये आपको लिखना है, उसका टाइप्स भी लिखना है और उसके इंपॉर्टेंस भी लिखने हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको ये 3 क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो यही सेम रहता है, बस इनका ना क्वेश्चन ही अलग रहता है, मतलब क्वेश्चन का फ्रेम ये लोग चेंज करते हैं, बाकी आंसर अपना एक ही है। यही फायदा है ओसी का। अब जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगर कर सकते हो तो कर लो, लेकिन डिस्टिंग्विश को छोड़ना नहीं, डिस्टिंग्विश को कर लेना, क्योंकि यही घुमा फिरा के तुमको या तो जस्टिफाई में पूछ लेंगे या तो अटेम्प्ट द फॉलोइंग में पूछ लेंगे। समझ में आ रहा है? और हाँ, केस द फॉलोइंग सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा ईजी है, उसको छोड़ना मत भाई। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब कि स्कोरिंग टॉपिक है, और 9 मार्क्स का है, जैसे कि मैंने बोला, तुम कर लेना। और 1, 2 और 4 अगर टाइम है तो कर लेना, 3 को ऑप्शन में रख सकते हो, ईजी है। इसमें भी अगर ध्यान से देखा जाए तो जो पूछा हुआ है वही पूछा है कि डिफरेंट डायमेंशन, मतलब कितने टाइप के बिजनेस इन्वायरमेंट है, और जो बिजनेस इन्वायरमेंट कितने टाइप्स के हैं उनके एक एक दो दो लाइन पॉइंट्स में लिख के दे दो, बस कमेंट ऑन इट, वही है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग, अब मैं तुमको बोलूँ तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, कितने टाइप्स के इन्वायरमेंट है, अगर वही पढ़ लोगे ना तो काफ़ी है। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इन्वायरमेंट कितने टाइप के है ना ये तुमको पता रहना चाहिए, क्योंकि 8 मार्क्स का भी यही क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का भी यही क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का डिफ्रेंशिएशन में भी यही क्वेश्चन आएगा, और 2 मार्क्स का जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स है यही क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है? चलो ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। हाँ, वन सेंटेंस के लिए मैं आपको बिल्कुल भी छूट नहीं दूंगा, ठीक है। 1 सेंटेंस आप जितना कर सकते हो कर लो भाई, उसका कोई भरोसा है नहीं, कोई भी उठा के दे देते हैं। और हालांकि 1 सेंटेंस है तो ईजी है यार, नॉर्मली डेफिनेशन ही पूछा जाता है या फिर उसके कुछ एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। अब जैसे व्हाट आर द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है, अगर ऐसे कुछ डेफिनेशन है या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज विच इज, तो वो जरूर कर लेना, ठीक है, उसका चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? और नेक्स्ट है अपना करेक्ट द अंडरलाइन, जो मैंने आपको 8 चैप्टर में बताया था कि देखो अगर कुछ ना हो सके ना ऑब्जेक्टिव में तो करेक्ट द अंडरलाइन, अरेंज इन जो ऑर्डर रहता है ना प्रॉपर ऑर्डर, या फिर जो कंप्लीट द सेंटेंस है, और केस द फॉलोइंग सिचुएशंस, ये आपको मिनिमम तो करके रखना, भले कुछ और आए या ना आए। तो अगर ओसी में तुमसे कुछ नहीं हो रहा है ना तो इसको जरूर कर लेना, ठीक है। अगर ये भी कर लोगे ना तो तुम्हारे हाथ में 20 मार्क्स बिल्कुल है, और बाकी 1-2 मार्क्स तो तुम आजू बाजू वालों से पूछोगे ही पूछोगे, हाँ ये तो मेरे को पता ही है। तो चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। ये कर लेना अगर टाइम मिले तो, जैसे कि मैंने बोला था लास्ट चैप्टर में कि इसी जो कंप्लीट सेंटेंस है ना उसका ही क्वेश्चन फ्रेम करके तुमको इधर ऑप्शन के साथ पूछ लेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। और मैच द पेयर तुम्हारे हाथ में, अगर कंप्लीट सेंटेंस आता है मैच द पेयर आसानी से आ जाएगा। तो चैप्टर नंबर 7 तो आसानी से हो गया भाई। अब क्या करना है सर, अब करना है हमें नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 5, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 हम करेंगे नहीं, चैप्टर नंबर 6 क्या है, ओमिटेड है। और चैप्टर नंबर 5 के बाद मैं आपको सीधा मैं वीडियो को खत्म कर दूंगा एक्चुअली, और मैं आपको बता के कुछ जाऊंगा, जो कि टिप बता के जाऊंगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका टेंशन मत लो भाई, पार्ट 2 नहीं आने वाला ओसीएम का, ठीक है। एक ही वीडियो में हम पूरा ओसीएम के बुक को कवर कर देंगे, तो टेंशन मत लेना। चलो चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं। तो गाइस चैप्टर नंबर 5 पे हम आंसर द फॉलोइंग डिटेल्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2,
सॉरी 1 3 5 और 7, यही सेम चीज़ तुमको आ जाएगा इसके अंदर आंसर द फॉलोइंग में 8 3 1, और यही चीज़ आपको आ जाएगा आंसर ब्रीफ में। जो मेरिट फीचर या डीमेरिट्स यही नॉर्मली रहता है, तो यही का खाली नाम चेंज करते हैं ये लोग बस, और कुछ नहीं। तो तुमको यही सब लिखना है। और जो नेक्स्ट आएगा अपना स्टडी द फॉलोइंग और डिफरेंशिएशन को तुमको भूलना नहीं है, ठीक है। तो स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन कर लेना, फिर उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट का छोड़ना नहीं। सब कॉर्पोरेशन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए करके रखना, क्योंकि इसके केस द फॉलोइंग जो दिया है ना, किधर गया ये, हाँ ये बिल्कुल ये भी आ जाता है मोस्टली, इसके चांसेस आने के बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको तो छोड़ना बिल्कुल ही मत। चलो आगे क्या है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड, जैसे कि मैंने बोला इसको भी नहीं छोड़ना क्योंकि ये मेन है। फिर उसके बाद किसको नहीं छोड़ना है, वन सेंटेंस को नहीं छोड़ना है। पेपर में तो ये 5 मार्क्स का आएगा। कंप्लीट द सेंटेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फाइंड द ऑड वन आउट। और उसके बाद ट्रू फॉल्स अगर टाइम मिले तो कर लेना। और क्या बचा है भाई, हाँ, गिव वन वर्ड फ्रेज टर्म फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या सेंटेंसेस जो भी है, अगर टाइम मिले तो ये भी कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैच द पेयर को बच्चा समझ के तुम साइड में रख के कर सकते हो। और अगर तुम्हें कंप्लीट द सेंटेंस और गिव वन वर्ड फ्रेज अगर ये सब आता है, तो बेशक तुमको ऑप्शन वाला जो अपने को क्वेश्चन है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, एमएनसीआर, पावरफुल डैश, जो भी दिया है वो सब बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। तो बस इस चैप्टर में इतना ही करना है। अब ध्यान से सुना, जो टिप मैं तुमको दूंगा ना बहुत ज़्यादा काम करेगा। छोटा सा टिप है कि अब देखो, ऑब्जेक्टिव जो आएगा तुमको 20 मार्क्स का आएगा। अब नॉर्मली अगर कुछ ना भी आए ना तुम्हें ऑब्जेक्टिव में, मतलब टाइम नहीं है अपने पास, फिर भी ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क्स हम आसानी से स्कोर कर लेंगे। कैसे से 5 चीज़ें पढ़ के, जो कि मैंने तुमको बताया। पहला, कंप्लीट द सेंटेंस। दूसरा क्या पढ़ना तुम, केस स्टडी वाला जो कि 9 मार्क्स का आएगा। तीसरा तुम पढ़ना अपना करेक्ट द अंडरलाइन वाला। चौथा तुम पढ़ना क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट। और पांचवा फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। या फिर वन वर्ड पढ़ लेना। मैं तो बोलता हूँ कि वन वर्ड कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में है ना, तो वो तुम आजू बाजू से भी करके लिख सकते हो, उतना चलता है। बस ये सब कर ले को चलेगा। अब ये तो छोटा सा टिप है, और क्या बताऊँ। अब देखो, जो अपना 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आंसर, जब क्वेश्चन आंसर का सेक्शन चालू होगा, जो हमें एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट टर्म ये सब लिखना होगा, तो 2-2 मार्क्स के लिए आएंगे, तो उसको भी करना बिल्कुल भूलना मत। जैसे कि मैंने बोला कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कर लेना, फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश कर लेना, क्योंकि यही डिस्टिंग्विश तुमको बाद में जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट या आंसर द फॉलोइंग में आ जाएगा। और आंसर द फॉलोइंग जो है ना, 2 रहेंगे, 2 मतलब आपको एग्जाम में 2 ही रहेगा, दोनों में से कोई एक लिखना रहेगा। और आपको क्वेश्चन में हर एक चैप्टर के क्वेश्चन में ना, जो लास्ट का क्वेश्चन है 8 वाला, उसमें ही 2 दिया रहता है। तो जो इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बोला आपको इस चैप्टर का करवाया, कर लेना। और जो 5 चैप्टर के बाद 4 1 2 इनके जो है ना चैप्टर, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे या तो डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये काम करता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में सेंड कर देता हूँ, मतलब कि लिख के रहूँगा, तो आप संभाल लेना, ठीक है। बाकी सब कर लेना। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि जो चैप्टर नंबर 1 और जो अपना 2 है और 4 है, उनमें क्या करना, सेम करना। जैसे कि मैंने ऑब्जेक्टिव आपको मार्क करवाया है, वही ऑब्जेक्टिव आपको पहले करना है, अगर आपके पास टाइम है तो। और अगर टाइम नहीं है, मतलब मोस्टली तो बोलो कि सभी कर लो, अच्छा रहेगा। लेकिन क्या करें सर, आपको पता है ना कि इतना टाइम नहीं है अपने पास कि हाँ भाई सब पूरा बुक हम लोग खोल के बैठ जाए। तो बेशक मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अब बाकी सब जो आपको लिखना है ना, आपके हाथ में लिखना है, ठीक है। किसी पे भरोसा करके आंसर पूछ तो लोगे और लिख भी लोगे, लेकिन सही और गलत है इसका चेक तो सिर्फ एक टीचर ही कर सकता है। तो आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बस यही करना है तुमको, जो मैंने बताया है कि 5 कौन से भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कर लेना। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंस को कर लेना, ठीक है, जो अपना वन वर्ड क्या है, टर्म और कॉन्सेप्ट वाला है। केस द फॉलोइंग सिचुएशन को, यार प्लीज़ मैं बहुत बार चिल्ला रहा हूँ, मत भूलना, बहुत ईजी है और स्कोरिंग है। और लास्ट में आएगा डिस्टिंग्विश। अगर कुछ भी ना है ना 80 मार्क्स के पेपर में ना, तो तुम अगर ऑब्जेक्टिव में 20 मार्क्स स्कोर कर लोगे और एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में स्कोर कर लोगे या फिर डिस्टिंग्विश में, तीनों में स्कोर कर लोगे ना, और जो तुमने एबीटी पेपर दिया रहेगा 20 मार्क्स इंटरनल का जो तुमने पेपर दिया रहेगा, अगर उसमें भी तुम 15 मार्क्स स्कोर कर लेते हो ना, तो देखो 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, 4 मार्क्स का ये आएगा, 20 मार्क्स का ये, तुम 30 ऊपर चले जाओगे यार, आराम से चले जाओगे। लेकिन हमें 30 के ऊपर जाके क्या करना है, हमें तो और ऊपर 40 या 50 से तो जाना है मिनिमम। मैं तो कहूँगा कि जाओ 60-70 तक जाओ, लेकिन मैं उनको बोल रहा हूँ जिनके पास इतना है, मतलब कि टाइम है ही नहीं बिल्कुल पढ़ने के लिए, सब सर पे सवार है, असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है, ओरल्स भी है, ठीक है। तो उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। बाकी अगर टाइम बिल्कुल मिलता है तुमको तो ज़रूर कर लेना। और हाँ, लास्ट में बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो तुमको ओसीएम का एक
छोटा सा टिप दिया मैंने, बड़ा टिप चाहिए कि कैसे पेपर लिखूं, कितना क्वेश्चन लिखूं, या कौन से क्वेश्चन को और पहले करो जो अपना आंसर द फॉलोइंग ये सब हो, तो यार कमेंट जरूर कर देना। ये तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव को बताया, आंसर द फॉलोइंग भी मैंने आपको बताया कि कैसे करना है और क्या क्या करना है, मतलब क्वेश्चन आंसर कौन कौन सा पहले करना है। लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा टिप जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जरूर कर देना यार, तुम्हारे एक सब्सक्राइब से यार मेरे को मोटिवेशन मिलता है, तो वो जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो कैसा था, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो भी जरूर बता देना। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और हाँ, मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि मेरे को पेपर पैटर्न पे अपलोड करना चाहिए कि नहीं वीडियो, ठीक है, कि हाँ बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर पैटर्न अपलोड करो, क्योंकि मुझसे 2-3 या 10, हाँ 2-3 लोग पूछ रहे थे बिल्कुल। और कल भी मेरे को कमेंट आए 3-4 कि हाँ भाई अपलोड कर दो, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक्चुअली टाइम बहुत आगे आ गया है और एग्जाम 2-3 दिन बाद सर पे सवार है, तो मुझे लगता है आपको पेपर पैटर्न पहले ही मिल गया होगा। तो मैंने सोचा कि चलो टिप पे वीडियो बना दिया जाए और ओसीएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे करा दिया जाए। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। तो वीडियो तो लंबा हो ही गया, 20 मिनट का हो ही गया, तो बस अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। जो मैंने बोला यार कमेंट करके जरूर बता देना। तो दोस्तों चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलूंगा।